नाज़रीन, ट्रंप जीतना चाहता है लेकिन जीत नहीं सकता, डील करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता, जंग ख़त्म करना चाहता है लेकिन ख़त्म हो नहीं सकती। ये कैसा फंदा है जिसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद ही फंस चुका हुआ है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और समझेंगे कि ट्रंप जो है उसके हाथ क्यों बंधे हुए हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो उसको डील करने नहीं दे रही हैं, और अगर ट्रंप डील नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस्लामाबाद के मुज़ाकरात में क्या हुआ। एक तो यूजुअल खबर है ना, जो कि आपको मिल चुकी है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। देखिए, ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान आता है और वो आता है जीतने के मूड से, यानी बेसिकली तो उसको ये पता है कि वो जंग जीत चुका हुआ है, अमेरिका को घुटनों पे ला चुका हुआ है। तो इसी शान से, इसी ख्याल से वो पाकिस्तान आता है। उनका अंदाज़ा था कि अमेरिका हारा हुआ है, हुर्मुज़ पे उनका कंट्रोल है, जो कि हकीकत में है। अमेरिकन मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं, जो कि हकीकत में ऐसा है। मैं मुतादिद वीडियोस बना चुका हूँ इस पर आपको बताने के लिए कि अमेरिकन मिसाइल्स के साथ हो क्या रहा है। ऑयल प्राइसेस आसमान पर हैं और इसीलिए जो है वो ईरान इन मुज़ाकरात में अमेरिका से ढेर सारी कंसेशंस मांगेगा। ईरान के 10 पॉइंट की लिस्ट में क्या था दोस्तों? पहली डिमांड थी हुर्मुज़ पे 50 साल की सोवरेनिटी, यानी हुर्मुज़ जो है अगले 50 साल वो ईरानियन कंट्रोल में रहेगा। दूसरी डिमांड थी कि जंग की जो भरपाई है, यानी जिसको रेपरेशंस कहते हैं, वो अमेरिका करेगा। जो नुकसान हुआ है ईरान का वो अमेरिका अदा करेगा। तीसरी डिमांड थी तमाम की तमाम पाबंदियां ख़त्म। चौथी डिमांड थी न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान की मर्जी है जब तक ईरान चलाना चाहे। पांचवी थी इसराइल से गारंटी मिलेगी कि लबनान पर अब किसी किस्म का हमला नहीं होगा। जेडी वेंस का जवाब क्या था? वेंस ने कहा कि जो ट्रंप के ओरिजिनल मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं, मैं उससे हट नहीं सकता, यानी जो ट्रंप चाहता है मैं तो वही करूंगा। क्या? जीरो एनरिचमेंट, किसी किस्म की यूरेनियम की अफजूदगी कबूल नहीं है, कन्वेंशनल मिसाइल्स भी ख़त्म करो, हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोला। ये अब ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। किसी भी शर्त के बगैर, यानी कोई शर्त नहीं होगी, बस खोलना पड़ेगा आपको। ईरानियन डेलीगेशन, ईरानियन वफ्द हैरान था। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका जो है वो तो मांगने की पोजीशन में है ही नहीं, और बात भी ऐसे है, अमेरिका सच में मांगने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन जो वेंस है वो उसी पुरानी बात पर अड़ा हुआ था। क्यों? अब यहां से असल स्क्रिप्ट जो है ना वो लिखा जा रहा है। कैसे? वो चाहकर भी रियायत नहीं दे सकता। जरा समझिए ट्रंप के हाथ क्यों बंधे हैं। सबसे पहले एक खातून का जिक्र करने जा रहा हूं, उसका नाम है मरियम एडल्सन। इसको मरियम भी कह सकते हैं, इसको मरियम भी कह सकते हैं आप अपनी जुबान में। ये है कौन? ये एक इजरायली अमेरिकन बिलियनर है। शेल्डन एडल्सन की बेवा है, जो कि 2021 में फौत हो गया था, मर गया था। इसकी नेटवर्थ है $35 अरब। ये है कौन? ये बेसिकली इजराइल हायोम की मालिकन है। इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है इजराइल हायोम। मरियम एडल्सन ने ट्रंप को अब तक क्या क्या दिया है, अब आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी शख्सियत है ये। इसने ट्रंप को अपना मकरूज रखा हुआ है। कैसे? 2016 के इलेक्शन में मरियम और शेल्डन जो है वो ट्रंप के सबसे बड़े डोनर थे। 2020 में जब इसने दोबारा इलेक्शन लड़ा और हार गया, दोबारा से सबसे बड़े डोनर यही थे। 2024 में मरियम ने अकेले $106 मिलियन ट्रंप को दिए थे, सिर्फ एक साल के अंदर इसकी कैंपेन के लिए। 2015 से लेकर अब तक टोटल 215 मिलियन से ज़्यादा, ये सिर्फ ट्रंप को नहीं, ये पूरी रिपब्लिकन पार्टी को गया है। मरियम एडल्सन की मकरूज है पूरी रिपब्लिकन पार्टी। और मरियम एडल्सन ये सब कुछ क्यों करती है? उसके स्टेटमेंट्स जो है ना मरियम के, वो बाकायदा तौर पे खबरों का, अखबारों का, टीवी चैनल्स का हिस्सा है। वो खुलेआम कहती है, वो कहती है कि भले मैं अमेरिकन हूं मगर मेरा जो दिल है वो इजराइल में है। ट्रंप ने एक बार उससे खुद पूछा था कि आपको इजराइल ज़्यादा प्यारा है या अमेरिका? मरियम ने जवाब देने से इनकार कर दिया था। मरियम एडल्सन की जो डिमांड्स हैं वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की थी। सबसे पहली डिमांड, और अब आपको जब मैं लिस्ट बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे कि इसकी डिमांड्स को ट्रंप कैसे पूरा करता आया है। पहली डिमांड इसकी ये थी कि अमरीकी एम्बेसी तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल की जाए। 2017 में ट्रंप ने ये किया। दूसरी डिमांड थी गोलान हाइट्स पे इजरायली खुद मुख्तारी को कायम किया जाए। 2019 में ट्रंप ने यह करवाया। तीसरी डिमांड थी इजराइल को मगरबी किनारे का जो हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है, वो इजराइल को हड़पने दिया जाए, अनेक्स करने दिया जाए। ये फिलहाल अभी तक पेंडिंग है। चौथी डिमांड, ईरान को तबाह किया जाए।
जिस पे कार्रवाई जिस पे अमल शुरू हो चुका हुआ है दोस्तों। ये इसकी डिमांड्स हैं और इनमें से कितनी डिमांड्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी पूरी होती नजर हमें आ रही हैं। अब आता है ट्रैक एपैक की रिपोर्ट। ये एपैक क्या है मैं बताऊंगा आपको। देखिए मिरियम एडल्सन जो है, ये इसके बारे में जो लिखा गया, मिरियम एडल्सन्स प्रिजर्व अमेरिका पैक हैज पोर्ड $215 million plus into US presidential elections to help Trump। मीडियम एडल्सन ने प्रिजर्व अमेरिका पैक के जरिए, इसकी कंपनी है, 215 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डाले थे ट्रंप की मदद के लिए। सवाल ये है, अगर ट्रंप ईरान से एक अच्छी डील करता है दोस्तों, अच्छी डील, मैं खाली डील की बात नहीं कर रहा, अच्छी डील जिसमें ईरान का भी फ़ायदा हो, ज़ाहिरी बात है ईरान तभी डील करेगा, तभी आमादा होगा जब उसका खुद का फ़ायदा होगा। तो क्या मिरियम एडल्सन इससे खुश होगी? तो जवाब है नहीं। मिरियम ने 7 अक्टूबर के बाद एक आर्टिकल लिखा था, 7 अक्टूबर 2023 के बाद, फॉरेन फैंस ऑफ हमास आर एनिमीज, दे शुड बी डेड टू अस। हमास के जितने भी हामी हैं, जहां जहां हामी हैं, उनको मुर्दा हालत में देखना चाहती हूं। ये इस कदर कट्टर औरत है, आप अंदाजा कीजिए दोस्तों। ट्रंप मिरियम एडल्सन के 2015 मिलियन डॉलर्स का मकरूज है, उसके कर्ज में है, वो ईरान के साथ अच्छी डील कैसे कर सकता है? अब आगे समझिए। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रखने जा रहा हूँ। ये 2015 में हुई थी और ओबामा ने इसको इनिशिएट किया था। इसका नाम है JCPOA। JCPOA क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। 2015 में ओबामा ने ये डील की थी ईरान के साथ। इस डील में कौन कौन शामिल था? अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चाइना और ईरान। JCPOA की शर्तें क्या थी दोस्तों? पहली शर्त थी कि यूरेनियम इनरिचमेंट सिर्फ 3.67% तक होगी अगले 15 साल के लिए। दूसरी शर्त थी सेंट्रीफ्यूजेस सिर्फ 6104 जो है वो आप बना सकते हैं और 10 साल के लिए बना सकते हैं। तीसरी शर्त क्या थी? जो यूरेनियम का ज़ख़ीरा है, स्टॉक पाइल है, वो 97% से कम करके जो है उसको सिर्फ 300 किलोग्राम पर रखना था। चौथी शर्त, जो फुर्दो की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पे एनरिचमेंट मुकम्मल बंद हो जाएगी। पांचवी शर्त, IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस, मतलब ऐसी उनको जो है वो रसाई दी जाएगी जो पहले कभी नहीं दी गई ईरान के एटमी प्रोग्राम तक। छठी शर्त ये थी, इसके बदले में तमाम न्यूक्लियर सैंक्शंस, जितनी भी पाबंदियां लगी हैं ईरान पर, वो उठा ली जाएगी, मतलब हटा ली जाएगी। ठीक है जी। 2018 में जब ट्रंप की हुकूमत थी, उसने JCPOA से खुद को निकाल लिया, उसने ये मुआहदा ख़त्म कर दिया बखुद से। कुछ ईरान ने खिलाफ वर्जी नहीं थी, लेकिन उसने खुद से ये मुआहदा ख़त्म कर दिया। नेतन्याहू ने लॉबिंग की थी, मिरियम एडल्सन ने डिमांड की थी। नेतन्याहू चाहता था, उसने मिरियम एडल्सन से कहा और मिरियम एडल्सन ने ट्रंप से कहा कि इस डील से तो ईरान को फ़ायदा हो रहा है। हालांकि इससे इनका सबसे बड़ी जो इनकी ख्वाहिश थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, वो नहीं बना रहा था, लेकिन इस डील को ख़त्म किया। रिजल्ट क्या निकला? 2015 में क्या आपने एक डील ख़त्म की थी और 2026 में आप क्या करने जा रहे हैं? 2015 में एनरिचमेंट लेवल था 3.67, 2026 में 60% से ज़्यादा है। 2015 में सेंट्रीफ्यूजेस थे 6104 पुराने मॉडल के, 2026 में इससे कहीं ज़्यादा हज़ारों हैं एडवांस्ड मॉडल्स के। 2015 में यूरेनियम स्टॉक पाइल था 300 kg, 2026 में ये 30 गुना ज़्यादा हो चुका हुआ है नाज़रीन। 2015 में ब्रेकआउट टाइम 12 महीने से ज़्यादा था। ब्रेकआउट टाइम का मतलब है कि कितने वक्त में बॉम्ब बन सकता है, यानी ईरान को बम बनाने में 12 महीने चाहिए थे। 2026 में ब्रेक टाइम 0 है। इतना मटेरियल है ईरान के पास कि वो एक हफ्ते में मिसाइल बना सकता है, एटम बम बना सकता है, या इससे भी शायद कम वक्त में। 2015 में हुर्मस पे ईरान का कंट्रोल नहीं था, 2026 में मुकम्मल कंट्रोल है। अब जरा समझिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है। 2015 में ईरान के पास कुछ नहीं था, 2026 में ईरान के पास सब कुछ है। और अब ट्रंप वही चीज मांग रहा है जो ओबामा को 2015 में मिली थी, लेकिन ईरान अब ज्यादा मांग सकता है बदले में, क्योंकि अब ईरान के पास लीवरेज है। और सबसे बड़ी लीवरेज क्या ईरान के पास? हॉर्मोज है। और ईरान ने यह भी साबित किया है कि वो आपके अटैक को सह भी सकता है नाज़रीन। अब समझिए एक और फंदा जो कि ट्रंप के गले में पड़ चुका हुआ है, वो है डेमोक्रेट्स। ट्रंप की जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी है, वो रिपब्लिकन पार्टी, इसके जो मुखालिफ है, ऑपोजिशन है, वो डेमोक्रेट्स है। ठीक है जी। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन
ये क्या है? ये एक मैंने आपको सामने टर्म रखी है, उसका नाम है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन। इसको जरा समझिए। 1973 में वियतनाम वॉर के बाद एक कानून बना था। वियतनाम वॉर में जो सदर थे, जितने भी सुदूर थे, उन्होंने कांग्रेस से पूछे बगैर उन्होंने कई सालों तक जंग जारी रखी। तो कांग्रेस ने यह कानून बनाया ताकि प्रेसिडेंट अकेले जंग ना कर सके। इस कानून के मुताबिक 3 रूल्स हैं, 3 उसूल हैं। पहला रूल यह है कि प्रेसिडेंट 48 घंटों के अंदर अंदर कांग्रेस को बताएगा कि मैंने ये फौजी एक्शन लेना है। दूसरा रूल, 60 दिन के अंदर कांग्रेस इजाजत देगी, वरना फौजें वापस बुलाना पड़ेगी। तीसरा रूल यह है कि 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है अगर प्रेसिडेंट सर्टिफाई करे कि वापसी के लिए वक्त चाहिए है। अभी तक कितनी बार वोट हुआ है? पहली बार मार्च के शुरू में हुआ था, फेल हो गया। क्यों? मोस्टली पार्टी लाइंस के ऊपर। दूसरी बार मिड मार्च में फेल हुआ, पार्टी लाइंस। तीसरी बार लेट मार्च में फेल हुआ। चौथी बार 15 अप्रैल को सेनेट में भी फेल हुआ है। यानी फेल होने से मतलब पता क्या है कि सेनेट ने और कांग्रेस ने बार बार ट्रंप को मना किया है, इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ में वोट दिया है कि तुम ये जंग नहीं कर सकते हो। और 5वीं बार अप्रैल 16 को हाउस में फेल हुआ है, 213 के मुकाबले 214, सिर्फ एक वोट से। वोटिंग पैटर्न क्या था? डेमोक्रेट्स जंग खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स जंग जारी रखने के लिए वोट कर रहे हैं। सिर्फ रैंड पॉल जो रिपब्लिकन है वो डेमोक्रेट्स के साथ वोट कर रहा है। सिर्फ जॉन फेटरमैन है जो डेमोक्रेट है, वो रिपब्लिकन्स के साथ वोट कर रहा है। डेमोक्रेट्स जानते हैं ये पास नहीं होगा, तो वो क्यों बार बार वोट करवाते हैं दोस्तों? वजह पेपर ट्रेल। समझो ये क्या होती है। देखिए, पेपर ट्रेल का मतलब है रिकॉर्ड। हर रिपब्लिकन जो इसके खिलाफ वोट करता है उसका रिकॉर्ड बन जाता है। ये रिकॉर्ड क्या है? ये फ्यूचर में इस्तेमाल होगा उनके खिलाफ। रिप्रेजेंटेटिव बिल फॉस्टर हैं जो डेमोक्रेट है, उसने क्या कहा? वो कहता है कि सर्विस मेंबर्स हैव बीन किल्ड, गैस प्राइसेस आर सोरिंग एंड द यूएस इज इन अ वर्स पोजीशन देन बिफोर। कांग्रेस कैन नॉट एब्डिकेट इट्स पावर एंड लेट इट्स रोग प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू यूनिलैटरली वेज वॉर। फौजी मारे जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर हैं और अमेरिका पहले से बुरी पोजीशन में है। कांग्रेस का ये अपना फर्ज नहीं छोड़ सकती कांग्रेस कि इस बागी इंसान यानी प्रेसिडेंट जो है ट्रंप, इस बागी इंसान को अकेले जंग जारी रखने दी जाए। ये इतनी बड़ी बात है दोस्तों। इसके अपने लोग इसके खिलाफ हैं इस वक्त। अब समझिए क्यों ये वोट्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए 2003 में हम आपको लेके चलते हैं इराक वॉर। 2003 में बुश ने कहा कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ठीक है जी। WMD का मतलब है केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर हथियार। बुश ने कहा सद्दाम हुसैन खतरनाक है अमेरिका के लिए। कांग्रेस ने वोट किया, वॉर ऑथराइज्ड हुई, मतलब जंग की इजाजत मिली और उसने जाके जंग छेड़ दी। किसने वोट किया इराक वॉर के लिए? हिलरी क्लिंटन ने वोट किया, ये डेमोक्रेट सेनेटर थी। जो बाइडेन ने वोट किया, डेमोक्रेट था। जॉन कैरी ने वोट किया, डेमोक्रेट था। और बहुत से रिपब्लिकन्स ने भी वोट किया। फिर क्या हुआ दोस्तों? कभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले नहीं दोस्तों, क्योंकि थे ही नहीं, वो है ही नहीं। 4,431 अमेरिकन फौजी मारे जाते हैं, 1 मिलियन इराकी मारे जाते हैं। जंग सालों तक चलती है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है। इस वोट ने करियर्स तबाह कर दिए। हिलरी क्लिंटन 2008 में प्रेसिडेंशियल रेस में थी, ओबामा ने इसी पर इसको हराया था, इसी बात पे हराया था कि इसने इराक वॉर के लिए वोट दिया था, हिलरी ने सपोर्ट किया था। जो बाइडेन दहाइयों तक जस्टिफाई करता रहा हर इंटरव्यू में कि आपने इराक वॉर को सपोर्ट किया था, और इस सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। जॉन कैरी 2004 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, रिपब्लिकन्स ने उसे फ्लिप फ्लॉपर कहलवाया, मतलब जो अपनी बात से बदल जाता। रिपब्लिकन्स टी पार्टी मूवमेंट ने उन्हें टारगेट किया जो भी इराक वार को सपोर्ट कर रहा था। 2026 में यही हो रहा है, ट्रंप के साथ ये होने जा रहा है। मैंने इसीलिए इतनी बड़ी तमहीद बांधी है। हर रिपब्लिकन यानी ट्रंप की पार्टी का आदमी जो ईरान वार जारी रखने के लिए वोट कर रहा है, उसका रिकॉर्ड बन रहा है। ये रिकॉर्ड 2028, 2030, 2032 में भी इस्तेमाल होगा। डेमोक्रेट्स का प्लान क्या है कि अगर ट्रंप डील करता है, हम कहेंगे ओबामा से भी बुरी डील की है इसने। अगर डील नहीं करता, हम कहेंगे इसने गैर जरूरी जंग को जारी रखा। दोनों तरफ रिपब्लिकन्स कट जाएंगे। इसका करियर तो खत्म है ही, जो इसके साथी हैं उनका सियासी करियर जो है वो भी खत्म हो जाएगा।
अब जरा मैं आपको इसका एक और पहलू दिखाता हूं, डेमोक्रेट्स की असली सूरत दिखाता हूं आपको। क्रिस मर्फी एक शख्स है। ये कौन है? ये डेमोक्रेट सेनेटर है और कनेटिकट एक रियासत है अमेरिका की, वहां से इसका ताल्लुक है। वो एंटी वॉर के तौर पे जाना चाहता है। फॉरेन पॉलिसी पे वो डेमोक्रेट्स की बड़ी उम्दा, बड़ी प्रोमिनेंट आवाज है दोस्तों, ठीक है। अब जंग से पहले क्रिस मर्फी ने क्या कहा? वो कहता है ट्रम्प्स वॉर प्लान्स आर इनकोहेरेंट एंड इनकम्प्लीट। मतलब जो ट्रम्प की जंग की प्लानिंग है वो गैर मरबूत है और अधूरी है। दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज टोटली लॉस्ट टच विद रियलिटी, दिस वॉर इज स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ये इंतजामिया हकीकत से नाता खो चुकी है, ये जंग कंट्रोल से बाहर हो रही है। कहता है नेवर नेवर ग्राउंड ट्रूप्स, दैट वुड बी अ मिस्टेक ऑफ कोलोसल प्रोपोर्शंस। जमीन पे फौज भेजना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। जंग बंदी के बाद क्रिस मर्फी ने क्या कहा उसी दिन जब सीज फायर अनाउंस हुई? वो कहता है हार्ड टू बिलीव दैट अ रश्ड एग्रीमेंट मेड अंडर द थ्रेट ऑफ सिविलाइजेशन एनहाइलेशन डजंट सीम टू बी होल्डिंग टुगेदर। मेरे लिए ये मुश्किल है यकीन करना कि इतनी जल्दी में की गई डील जो तबाही की धमकी के नीचे हुई है वो टिकी नहीं रही है। यानी वो जंग करता था ट्रंप, तब भी तनकीद थी। अब वो डील करने जा रहा है, तब भी वही लोग तनकीद कर रहे हैं जो जंग पे तनकीद कर रहे थे। जैकोबिन एक मैगजीन है, उसने लिखा है कि क्रिस मर्फी एक प्रोमिनेंट डेमोक्रेटिक फॉरेन पॉलिसी आवाज है। बिल्कुल जिस वक्त सीज फायर अनाउंस हुई वो पलट गया। जंग आउट ऑफ कंट्रोल कह रहा था पहले, अब कह रहा है कि ईरान के साथ डील क्यों कर रहे हो। यानी अब आप समझ रहे हैं ट्रंप किस मुश्किल में है। वो सियासी तौर पे इतना फंस चुका है कि अगर वो डील करता है वो तब भी मारा जाता है, अगर वो डील नहीं करता है वो तब भी मारा जाता है। नाज़रीन, अब जरा समझिए कि ट्रंप के सामने इस वक्त कौन कौन से रास्ते हैं। हो सकता है आप में से किसी को ये वीडियो बोरिंग लगी हो, लेकिन जो मकामी सियासत है अमेरिका की आज आपकी समझ में वो आ जाएगी दोस्तों। पहला ऑप्शन, डील करो ईरान की टर्म्स पे। अगर ट्रंप ये डील साइन करता है, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, 5 साल तक एनरिचमेंट सस्पेंडेड रखेगा, फिर वो 3.67 पर वापस आ जाएगा। हॉर्मस पे 50 साल की जो उसकी सॉवरेनिटी है प्लस टोल वो भी लेगा और उसका इख्तियार भी होगा, और हाईली एनरिच यूरेनियम डाउन ब्लेंड हो जाएगा 3.67 पे। होगा क्या? डेमोक्रेट्स, इसके मुखालिफिन फौरी तौर पर इस पर अटैक करेंगे कि ट्रंप ने गैर ज़रूरी जंग शुरू की और पहले से ज़्यादा बुरी डील पर ख़त्म की। ये JCPOA से भी ज़्यादा बुरी डील है। ओबामा को तो हुर्मस सॉवरेनिटी नहीं देनी पड़ी थी, ओबामा को तो रेपरेशंस यानी जो उसको जंग के जितने भी नुकसानात हैं वो नहीं भरने पड़े थे, और मीडिया इससे एग्री करेगा, मीडिया भी साथ देगा। ट्रंप एक कमज़ोर तरीन प्रेसिडेंट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है अब ट्रंप के पास, डील करो, जंग जारी रखो। क्या होगा फिर? हथियार खत्म हो रहे हैं, ऑयल प्राइसेस आसमान पर जा रही हैं, अमेरिकन पब्लिक खिलाफ हो रही है। 59% यानी ऑलमोस्ट 60% लोग कहते हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। इकॉनमी तबाह हो रही है, वॉर पावर्स डेडलाइन 1 मई को आ रही है। ट्रंप कमजोर प्रेसिडेंट फिर भी कहलाएगा। दोनों ऑप्शंस में ट्रंप हारता है नाजरीन। और सबसे खराब बात जो कि इसके लिए है वो क्या है? अगर ट्रंप डील साइन कर भी ले तो वो बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, ये अब बहुत से कम लोग जानते हैं। आप समझ रहे हैं कि उसके ऊपर किसी हुकूमत अमेरिका की हुकूमत के ऊपर ये डील बाइंडिंग नहीं है। जरा समझिए, अमेरिकन सिस्टम में ट्रीटी और एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट में फ़र्क होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ट्रीटी, मुआहदा, रियासती मुआहदा, कांग्रेस की 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव होता है, वो पक्का होता है, उसको बोलते हैं ट्रीटी। और एक होता है एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट अकेले साइन करता है और वो कमजोर होता है, अगला आने वाला प्रेसिडेंट उसको तोड़ सकता है। नाजरीन, JCPOA भी क्या था? वो ट्रीटी नहीं था, वो एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट था। इसीलिए ट्रंप ने 2018 में उसको बड़े आराम से खत्म कर दिया। अगर ट्रंप ईरान से डील करता है तो क्या होगा? पहला सिनारियो, कांग्रेस एक एक्ट पास कर सकती है कि डील कैंसिल कर दी जाए, डील कैंसिल। दूसरा सिनारियो, वही रिपब्लिकन्स जो अभी ट्रंप के साथ हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर वोट करेंगे और अपना पेपर ट्रेल जो है, जिसके बारे में जो मैं बता चुका हूं कि रिकॉर्ड रखना होता है, वो साफ करवा लेंगे। तीसरा सिनारियो, अगर कांग्रेस नहीं भी ऐसा कुछ करती, अगला प्रेसिडेंट आके कैंसिल कर सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे ट्रंप ने ओबामा की डील कैंसिल की थी। रिजल्ट देखिए, ईरान के लिए ट्रंप की डील जो है वो वर्थलेस है और ईरान को पता है। ईरान जानता है कि जो भी ट्रंप साइन करेगा वो टिक नहीं पाएगा, इसीलिए ईरान ज्यादा मांग रहा है।
इसीलिए ईरान गारंटीज मांग रहा है, इसीलिए ईरान कह रहा है सिर्फ पाकिस्तान पे भरोसा कर सकता हूं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। मसला सिर्फ ये है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से सालसी नहीं, वो पाकिस्तान से गारंटी भी मांग रहा है। अब जरा पूरी सिचुएशन आप समझिए कि इसमें फायदा किसका है, आप जान के हैरान हो जाएंगे। इसमें फायदा पाकिस्तान का है। ईरानियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान जो है वो कहते हैं वी ओनली ट्रस्ट पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज द ओनली वेन्यू फॉर टॉक्स विद यूएस। अमेरिका क्या कह रहा है? ट्रंप कहता है द फील्ड मार्शल इज डूइंग ग्रेट जॉब, फील्ड मार्शल कमाल का काम, शानदार काम कर रहे हैं। आसिम मुनीर दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। ईरान को गारंटी चाहिए, पाकिस्तान दे सकता है। अमेरिका को सालिश चाहिए, पाकिस्तान दे सकता है। ये वो मौका है जो पाकिस्तान जो है उसको शायद दहाइयों में ना मिले और ना पहले कभी मिला हो। तो दोस्तों ये पाकिस्तान इससे बहुत फायदा उठा सकता है। अब हकीकत समझिए, ट्रंप मिरियम एडल्सन का मकरूज है 215 मिलियन का, वो ईरान के साथ अच्छी डील नहीं कर सकता। दूसरी हकीकत, अगर ट्रंप डील करता है डेमोक्रेट्स कहेंगे ओबामा से बुरी डील की है, अगर डील ना करे डेमोक्रेट्स ही कहेंगे कि ये गैर जरूरी जंग थी, क्योंकि फिर दोनों तरफ ट्रंप जो है वो हारता है। तीसरी हकीकत, हर रिपब्लिकन का वॉर पावर्स वोट रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्ड 2028, 2030 और 2032 के इलेक्शन में जो है वो सामने आएगा। जैसे इराक वॉर में हुआ था, हिलरी बाइडन कैरी के साथ हुआ था, इनके जिस्म पे, इनके करियर पे एक दाग लग गया था। चौथी हकीकत, जो भी ट्रंप साइन करेगा वो टिक नहीं पाएगा। कांग्रेस कैंसिल कर सकती है, अगला प्रेसिडेंट कैंसिल कर सकता है, और ईरान के बाद जानता है कि ट्रंप की जो डील है नाजरीन वो वर्थलेस है। ईरान के पास 2015 से ज्यादा लीवरेज है, हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है, एनरिचमेंट, यूरेनियम की एनरिचमेंट 60% पे है दोस्तों, और सेंट्रीफ्यूजेस उनके पास हजारों हैं। तो सवाल आखिर में ये आ गया, डील करेगा कौन? ट्रंप नहीं कर सकता, डेमोक्रेट्स करने नहीं देंगे, रिपब्लिकन्स पेपर ट्रेल से डरते हैं, इजराइल लॉबी जो है वो डील डन होने नहीं देगी। जवाब इसका ये है कि शायद कोई डील नहीं होगी, शायद ये जंग लंबी चलेगी, और इस लंबी जंग में फायदा किसका होगा दोस्तों? ईरान का फायदा होगा, जिन्होंने अमेरिका को 6 हफ्ते में थका दिया है। आप सोचें वो लंबी जंग में क्या करेंगे? पाकिस्तान का फायदा होगा जो दोनों साइडों पे खेल रहा है, और नुकसान किसका होगा दोस्तों? नुकसान सिर्फ एक मुल्क का होगा, अमेरिका का, जो अपने ही फंदे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो मानीखेज लगी हो, पसंद आई हो, तो हमें इनकरेज करने के लिए इसको लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा इनकरेज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप लाइव कॉल्स पे मुझ पे मेरे साथ बात करना चाहते हो, कि मैं लाइव आता हूं सब्सक्राइबर्स के लिए, जो फेसबुक के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, तो फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपका मेरा इंटरेक्शन हो सके। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।